Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the lecture. This is your lecture 9th. The week is 10th week, okay? और लेक्चर 9 है. आज का मेरा एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो कुछ मैं हाउसकीपिंग करूँगा और उसके बाद मैं आपको आज M&A के ऊपर पढ़ाऊँगा. M&A इज़ पढ़ने में बहुत आसान, समझने में बहुत आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं लगता. लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस M&A को प्रैक्टिस करती हैं तो 100% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के KPA में ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फेल होती हैं बिकॉज द KPA itself इज़ बिग. सो इतना वो बड़ा KPA है कि 1 2 3 कोई ना कोई चीज़ रह ही जाएगी बीच में से और प्रॉब्लम आएगा. M&A एक छोटा KPA है, रिलेटिवली बहुत ही छोटा CM के अगेंस्ट है, तो ख़ुद बहुत छोटा मगर बड़ा खरा किस्म का KPA है. वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने एटलीस्ट करियर में आज तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसको पास करते हुए नहीं देखा सिंगल गो में. समझना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस जो है करना उसके लिए आपको इंटेलेक्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो कुछ चीज़ें, आपका क्विज़ 1 और 2 मार्क हो चुका है, मेरे पास पड़ा हुआ है. मैं केस के फ़ोटोकॉपियर जो हैं उनको बेस्ट सोल्यूशन भी दे दूंगा ऑन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए, और जो DL स्टूडेंट्स हैं वो केस के फ़ोटोकॉपियर से क्विज़ 1 और क्विज़ 2 का बेस्ट सोल्यूशन मंगवा सकते हैं. DL स्पेशल असाइनमेंट 1 का जो बेस्ट सोल्यूशन है ये मैं केस के फ़ोटोकॉपियर के पास भी रख दूंगा और DL स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट्स डिस्पैच हो जाएंगी. ये तकरीबन होपफुली DL स्पेशल असाइनमेंट 1 अगले हफ्ते तक आपको चेक होके मिल जाएगी. आई एम प्रीटी श्योर. असाइनमेंट नंबर 1 जी चेक हो चुकी है. केस के फ़ोटोकॉपियर के पास आप आज या कल तक इसका बेस्ट सोल्यूशन ले सकते हैं और DL स्टूडेंट्स को इनका बेस्ट सोल्यूशन भी भेज दिया जाएगा और उनकी बेस्ट असाइनमेंट्स भी भेज दी जाएंगे. मिड टर्म चेक हो चुके हैं आपके. हो सकता है मैं आपको आज ही ये चीज़ें दिखा दूं. असाइनमेंट 1 मिड टर्म और क्विज़ 1 और 2 मैं आपको आज ही दिखा दूं. DLs के मिड टर्म्स अभी अंडर चेकिंग प्रोसेस हैं, लेकिन वो DLs जिन्होंने पेपर इस्लामाबाद में आके दिया था उनके मिड टर्म्स भी चेक हो चुके हैं. मिड टर्म में लार्जली मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने ठीक ही परफॉर्म कर लिया. DL स्टूडेंट्स को हम लोग मिड टर्म का बेस्ट सोल्यूशन जो है वो डिस्पैच भी कर देंगे और वो चाहें तो इसको ख़ुद से भी मंगवा सकते हैं. ये मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि किस तरीके से करना. और DL स्टूडेंट्स को उनका मिड टर्म पोस्ट वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि उनसे गुजारिश होगी कि अगर उन्होंने देखना है तो उसको देख लें. आपकी असाइनमेंट 1, आपका मिड टर्म और आपके क्विज़ 1 और 2 की एक एक्सेल फाइल है जिसको मैं अपलोड कर दूंगा और उस एक्सेल फाइल को देखते हुए आपने चेकिंग करनी है. सो लेट मी रिपीट दिस थिंग वंस अगेन. क्विज़ 1 और 2 की एक एक्सेल फाइल है जिसको आपने देख के अपना मार्क्स चेक करना है. उसमें आपके डिटेल मार्क्स हैं. बेस्ट सोल्यूशन केस के फ़ोटोकॉपियर के पास होगा, बल्कि DL स्टूडेंट्स को भी मैं क्विज़ 1 और 2 का सोल्यूशन डिस्पैच नहीं करूँगा. अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं केस के फ़ोटोकॉपियर से और उनका नंबर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ. DL असाइनमेंट 1 जो है ये केस के फ़ोटोकॉपियर के पास बेस्ट सोल्यूशन होगा. ऑन कैंपस वाले भी इसको ज़रूर देखें, उस सोल्यूशन को ज़रूर देखें, बेस्ट सोल्यूशन को, तो आपको पता लगे. और DL स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट वापस भेज दी जाएंगी. असाइनमेंट नंबर 1 में अगेन केस के फ़ोटोकॉपियर के पास मैं बेस्ट सोल्यूशन रखवा दूंगा और DL स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट डिस्पैच कर दूंगा. इसकी एक्सेल फाइल भी अपलोडेड हो जाएगी. मिड टर्म के बेस्ट सोल्यूशंस जो हैं वो केस के फ़ोटोकॉपियर के पास होंगे. DLs को हम मिड टर्म डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, उन्होंने एक्सेल फाइल से देख लेना. असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो अंडर मार्किंग फेज़ है और असाइनमेंट 3 आपसे ड्यू है और DL स्पेशल असाइनमेंट 2 आपकी ड्यू है. इनको आप वक्त पे दीजिएगा बिकॉज इस टाइम पे इस दफ़ा मैं सबको देर से देने पे कह तो रहा हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन जो मुझे बगैर बताए दे रहे हैं उनको मैंने पेनल्टी लगाई है, राइट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन डू समथिंग. प्रोजेक्ट प्रपोजल की डिस्कशन मेरी नज़र में ख़त्म हो चुकी है विद एन एक्सेप्शन ऑफ वो स्टूडेंट्स जिनको मैंने कहा था कि आप मुझे इसका अपडेटेड वर्जन दिखाएं. नंबर 1. नंबर 2, DLs को मैंने ईमेल की थी
कि आप एक टाइम स्लॉट में मुझसे प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लें। मेरा ख्याल है 1 या 2 डीएल्स ने मुझसे डिस्कस किया। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विद मी, नॉट आई विल नॉट रन बिहाइंड यू और द डीएल्स टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स. Your project is a major thing. I'm repeating again. If you fail in the project, there is no possibility that you are going to pass this course. Midterm इंशाल्लाह आपको शायद आज ही हम दिखा देंगे अगर बीच में टाइम लगा. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके अभी तक टॉपिक्स फाइनलाइज नहीं हैं. अच्छा जी, now having said so, now this is the first class after the midterm. In the midterm there was a concern कि जनाब आप का जो क्वेश्चन था जीपीज का वो क्या कहते हैं उसमें है. Now let me tell you one thing, जब हमने उसको चेक किया है, the problem doesn't lie in the first part, पहले कॉलम में ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि जीपीज के आर्टिफैक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहाँ पड़े हुए हैं. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद हो कि वो कहाँ पड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट थे. मैं आपको क्विकली ज़रा 1 by 1 क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ. मिड टर्म पेपर में पहला आपका क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर्मुलेट अ टिपिकल क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन. आपने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने थे जिसमें क्वालिटी, इंजीनियरिंग, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे बनाने थे और आपने ये भी बताना था इनका काम क्या है. तो अगेन हो क्या रहा है, कुछ लोग कुछ डिपार्टमेंट स्किप कर रहे हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम देना शुरू कर रहे हैं. ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन था क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और कुछ लोग वर्क को इनकम्प्लीटली बता रहे हैं. दूसरा था GG2 क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अ मैनेज प्रोसेस. क्या मतलब है कि आपने GG1 कहती है परफॉर्म स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैनेज प्रैक्टिसेस प्रोसेस. इसको आप जर्नल से एक्सप्लेनेशन दे देते तो कोई मसला नहीं. उसके बाद GPs लिस्टेड थी. हर GP के आगे आपने बताना था कि व्हाट डज दिस जनरली मीन. ये बहुत आसान था मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है. आर्टिफैक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये अगेन अगर आपने जर्नल प्रैक्टिसेस जीपीस को पढ़ा है, टिपिकल आर्टिफैक्ट्स आपने बताने थे. व्हाट आर द टिपिकल आर्टिफैक्ट्स, वेयर दे आर लोकेटेड ऑन CMS, ज़्यादातर VSS के ऊपर लोकेटेड हैं, किस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में लोकेटेड हैं. ये अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ओवर एंड अबव कि अगर आप ये भी बता सकें कि नहीं जी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में या नॉन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, और किस KPA को कौन सा सिमिलर KPA परफॉर्म करता है. मसलन जो ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट एडहेरेंस है वो PPQA कॉरस्पॉन्ड करता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कन्फिग्रेशन जो है वो कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट वाला करता है. इसी तरह मॉनिटर एंड कंट्रोल वाला जो है द प्रोसेस, वो MNC का प्रोसेस सिमिलर है. हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग KPA नहीं है. अच्छा जी, इसके बाद था व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन CMMI वर्जन 1.1 एंड 1.3. मेन डिफरेंस तो ये है कि वर्जन 1.1 एक्विजिशन सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट है. 1.3 जो है वो उसमें इन तीनों के लिए स्प्लिटिंग कर दी गई है. 1.1 और 1.3 में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि 1.1 में हर KPA के बाद उसके जेनेरिक प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं, जबकि 1.3 में जेनेरिक प्रैक्टिसेस को एक जगह रखा गया. ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं. अगला क्वेश्चन था WBS की इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए. जब आप हाइब्रिड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हाइब्रिड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो उसके जो लीफ नोड्स होते हैं एंड में वो आपको बताते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कौन से आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. उन आर्टिफैक्ट्स की मदद से आपको पता लगता है कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन में मदद आती है आपको अगर आप WBS सही तरह से आइडेंटिफाई करें. कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी दो सीधा चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक कि आपकी फेलियर कॉस्ट कितनी है, नंबर 1. नंबर 2 आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी है. अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाते हैं तो फेलियर कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट कम करते हैं तो फेलियर कॉस्ट ऊपर चली जाती है. तो आपको इन दोनों का बैलेंस क्रिएट करना, ये अगर आप लिख देते तो बहुत होता. कैन यू मेक अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम एज डिस्कस इन द क्लास. क्लास में एक बड़ी लंबी चौड़ी एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड था, उसी डायग्राम को दोबारा रीमेक करना था. उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए था बेस लाइन, बिल्ड्स, वर्जन्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें.
और फाइनली जो था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हिडियस तरीन आंसर्स आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाज सिंपल, यू वर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ फ्लो चार्ट बेसिकली फॉर SOP बनाना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जो लकीर के फ़कीर के अलावा भी कुछ कर सकते हैं बेसिकली, और मुझे पता लगा काफ़ी कम लोग हैं जो कि सही इसको कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाना था किस चीज़ का, कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट अगर करनी है तो किस तरह होगी। फीडबैक कलेक्ट करो, किससे फीडबैक करो, क्वालिटी मैनेजमेंट से करो, प्रोजेक्ट की टीम से करो, फिर किस चीज़ से, मतलब अभी मैं अगर क्विकली बनाऊँ इसको तो आपकी क्वालिटी की टीम से, क्वालिटी मैनेजमेंट की टीम से फीडबैक हो रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम से फीडबैक हो रहा है, PPQA वाले जो स्पेसिफिकली हैं ऑडिट्स, उनसे आपको फीडबैक आ रहा है, ट्रेनिंग से आपको फीडबैक आ रहा है। MNC जो आप कर रहे हैं, कौन सी GP है MNC? 2.8 है, GP 2.8 है ना, GP 2.8 क्या है? 2.10 है, मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोसेस, 8 जो भी है। GP 2.8 से GP 2.9 तक जो हैं सारी GPs, ये सारी की सारी क्या करती हैं, प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ये सारी चीज़ों से आपको फीडबैक मिल रहा है, इन फीडबैक के ऊपर आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट को चेक किया कि क्या ये इंप्रूवमेंट ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी है तो आप येस में चले गए, नहीं है तो नहीं। अगर आप येस में गए तो आपने SEPG के नेसेसरी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है, प्रोसेस में देखा, चेंज मैनेजमेंट लगाई, प्रोसेसेस के ऊपर चेक किया कि क्या नई बेसलाइन तो नहीं क्रिएट होगी प्रोसेसेस की, राइट। और इस तरह प्रोसेस इंजीनियरिंग का नहीं बना रही है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट वही है। तो इंजीनियरिंग में हम नया नहीं फॉर्मुलेट कर रहे होते कोई प्रोसेस की है, मतलब नहीं, प्रोसेस इंजीनियरिंग जब आप कहते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस, क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसीजर, तो उसमें यह है कि पहली दफ़ा बना रहे हैं तो बिल्कुल आप एक नया नोट निकाल सकती थी कि पहली दफ़ा है, लेकिन एग्जिस्टिंग में इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। एब्सोल्युटली, ठीक है, दोनों मिला के एक्चुअली आप करते तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत सिंपल है, आप फिक्र ना करें, आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, डोंट वरी, ओके। सो यू स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एंड यू डोंट नीड टू वरी, ओके। सो लेट मी मूव अहेड थोड़ा सा। आज मैं सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, मेजरमेंट्स और CMMI मेजरमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। My life is going to become easier with time and your life is going to become more difficult. That's the beauty of teaching, you know. That's the beauty. शाहीन साहब वैसे ही बेचारे आज सितार लेकर आए थे, मैंने उनकी सितार के सारे तबाही मचा दी। Anyways, just remember one thing that today is the 10th week, और ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल टाइम जो है, क्योंकि आप अज्यूम कर लें कि आपका फाइनल अब बिल्कुल सामने खड़ा है, तकरीबन 1-1.5 महीना भी आपको पता भी नहीं लगेगा और फाइनल आ जाएगा, तो फाइनल से पहले आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, ये बात आपने याद रखनी है, उसके बाद नहीं होगी। सो मेक नो मिस्टेक्स, ओके। जिन लोगों ने अभी तक नहीं काम किया और प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो गलत कर रहे हैं, अब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या हैं? पहली बात तो सबसे ज़रूरी चीज़ जानने की है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कंफ्यूज करते हैं। एक है मेजरमेंट एंड एनालिसिस, एक है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, एक है प्रोजेक्ट मैट्रिसेस, और एक चीज़ है एस्टिमेशन। इन चारों टर्म्स को हम लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं। एस्टिमेशन जो है ये बेसिकली प्लानिंग का पार्ट है, जैसे आपको मैंने KPA जो था प्लानिंग का उसमें पढ़ाया था, अगर आपको याद हो प्लानिंग के KPA में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो इसकी बात हमने किया। एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि आपने एस्टिमेट करना है, कि क्या एस्टिमेट करना है, फॉलोइंग चीज़ें, एफर्ट एस्टिमेट करनी है, कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, आपने साइज एस्टिमेट करना है, क्योंकि आप साइज एस्टिमेट करते हैं और ह्यूमन पावर या मैन पावर एस्टिमेट करते हैं, तो इन दोनों की मदद से आप एफर्ट निकालते हैं और कॉस्ट निकालते हैं। क्वेश्चन इज कि इसका और इन 2-3 चीज़ों का क्या ताल्लुक है। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैट्रिसेस कलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस कलेक्ट करते हैं ओवर द टाइम पीरियड। ये आप क्यों करते हैं? मैट्रिसेस कलेक्ट करने का मेन रीजन क्या होता है? 2 तरह के मैट्रिसेस हैं।
कि एक तो आपने सर्टेनली इंप्रूवमेंट करनी है। किस चीज में इंप्रूवमेंट करनी है? सॉफ्टवेयर जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट जिसको आप बना रहे हैं। इन दोनों चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इन मैट्रिसेस की बुनियाद पे आप कलेक्ट करते हैं डेटा, और इस कलेक्टेड डेटा की बेस के ऊपर आप अपनी फ्यूचर एस्टिमेशन करते हैं। इनका ताल्लुक याद रखिएगा, इनको कंफ्यूज ना करिएगा। दो काम है मैंने कहा मैट्रिसेस के, एक तो इंप्रूवमेंट और दूसरा डेटा। जी, किसी को कुछ शक? करेक्ट। तो फिर M&A क्या चीज है? M&A CMMI की टर्मिनोलॉजी है। M&A CMMI की टर्मिनोलॉजी है, और CMMI कहता है कि तुम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस कलेक्ट करो और प्रोजेक्ट मैट्रिसेस कलेक्ट करो एक प्लान के तहत, एक मकसद के तहत। ठीक है, और ये मकसद क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, या इवन IBA कराची के अंदर, और दुनिया में बेतहाशा बड़ी बड़ी जगह पे एक बहुत मशहूर ट्रेनिंग होती है जिसको आप कहते हैं बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। आपको शायद पता हो। ये बैलेंस स्कोर कार्ड जो है, ये ऑफ कोर्स गोरे ने सिस्टम बनाया है, और ये मैनेजमेंट का सिस्टम है। किस चीज का मैनेजमेंट सिस्टम है? बेहतरी करने का। किस तरीके से बेहतरी करने का? क्वांटिटेटिवली। अब जो आपने बेहतरी करनी है वो करनी तो क्वांटिटेटिवली है, लेकिन बेहतरी किस तरह से करनी है कि ये अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऊपर से नीचे आपकी बेहतरी होनी चाहिए। इसको आप बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। अभी मैं इस पर थोड़ी सी बात करूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आया। सबसे पहले तो आपने एस्टिमेशन को जानना क्या है। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू एस्टिमेट व्हाट द साइज और द मैन पावर एंड देयरबाय द कॉस्ट एंड द एफर्ट ऑफ एनीथिंग। Why do you estimate? You would like to estimate because you would like to create better plans. ये आपका प्लानिंग के KPA के अंदर हमने बात की थी। तो सवाल है कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस और प्रोजेक्ट मैट्रिसेस क्या है। ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये कुछ भी नहीं होते बल्कि सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक इसी तरह से कि आप अपने बच्चों का वेट चेक करते रहते हैं आफ्टर एवरी ईयर, ये जानने के लिए कि आपके बच्चे का, या आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके बच्चे छोटे हों तो वो आपके बच्चे का वेट चेक करता है, वेट चेक करता है, हेड की वेट चेक करता है। क्यों? क्योंकि ही वुड लाइक टू नो कि आपके बेटे की या बेटी की ग्रोथ ठीक है या नहीं। वो क्या कर रहा है? वो मैट्रिसेस कलेक्ट कर रहा होता है आपके बेटे के, बिकॉज इन केस अगर डेटा गलत शो कर रहा है कुछ तो उसी का करेक्टिव एक्शन लिया। तो मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं, दे आर जस्ट नंबर वैल्यूज। एक सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक मैट्रिसेस हैं, एक प्रोजेक्ट की मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस की मदद से, इन नंबर्स की मदद से आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और नंबर दो, इनकी मदद से आप फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशंस कर सकते हैं। M&A एक KPA है जो CMMI ने बनाया है। ये कहता है कि भाई तुम इंप्रूवमेंट्स करो, डेटा कलेक्ट करो इनके ऊपर। लुक एट माई फिंगर्स, यू कलेक्ट डेटा अगेंस्ट दिस एंड दिस, एंड यू देन एनालाइज द डेटा, measure the data and analyze the data so as to improve rightly and plan future estimations correctly. ये जो KPA है ये कहता है कि M&A जो तुमने करना है, अब सवाल ये है, यहां से आगे बात करने लगा। अब सवाल ये है कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैंने क्या चीज मेजर करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ये चीज जो चीज मेजर कर रहा हूं वो मेरे इदारे के मकासद के मुताबिक नहीं है, तो मैं उस मेजर्ड डेटा से जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूं उससे मुझे अपने इदारे के मकसद को हासिल करने में कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अगर हम मैट्रिक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा GDP ट्रेंड क्या है? हमें नहीं पता लगेगा। तो करना हमने क्या है, या फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई
एनुअली ऑफ अ सर्टेन कॉज, तो अगर आप ये चेक करना शुरू कर दें कि उनके फादर की एजेस क्या हैं, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज अ रॉन्ग डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग फॉर द राइट कॉज। मैं इस बात को फिर एक दफा रिपीट कर दूं और आपने भूलना नहीं है। एस्टिमेशन इज अ ब्रांच ऑफ प्लानिंग KPA with the help of which you estimate two things, size and human resource. Thereby you calculate the cost and effort. Matrices numbers हैं, दो तरह के numbers हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के numbers और प्रोजेक्ट के numbers। इन numbers की मदद से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम क्यों इनको कलेक्ट करते हैं? एक तो हम बेहतरी करना चाहेंगे, दूसरा बेहतरी के अलावा हम चाहेंगे कि हमारी एस्टिमेशन आइंदा की अच्छी हो। M&A का KPA CMMI ने इसलिए बनाया कि वो कहता है कि ये एक तरीका बताता है मैट्रिसेस कलेक्ट करने का, और ऐसा तरीका जो कि इदारे के, किसी भी इदारे के, अगर इदारा इधर है तो उसके मकासद के मुताबिक हो। M&A is deeply inspired by balanced scorecard system। इसको आप इंटरनेट पे जाके देखिए कभी, जो कि मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कम से कम भी 60-70 हज़ार रुपए तक की होती है, 50,000 60,000, इससे कम की ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। अब जरा इधर देखिएगा, अब जरा इसको यहां समझने की कोशिश करिएगा, और ये थोड़ा आपको इंटेलेक्चुअली, जैसे मैंने कहा, समझने की कोशिश करनी है। मैनेजमेंट साइंसेस कहते हैं कि कोई भी इदारा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा, इस इदारे को अगर आप डिवाइड करना शुरू करें तो नीचे इसके इंजीनियर्स हैं फॉर एग्जांपल, और आप ऊपर चलते जाएं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लोग कम होते हैं, इधर के लोग ज्यादा हैं। अब M&A का ओरिजिन कहां से हुआ? M&A का ओरिजिन एक तो वेस्ट से हो रहा, दूसरा ईस्ट एशियन स्टेट्स में, चाइना वगैरह, और ये जो हैं जापानीज, और ये इन्होंने ही इसको बनाया। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि इदारे की विजन बनाओ और विजन के बाद उसके मिशंस बनाओ, और मिशंस के बाद बनाओ उसके गोल्स, और फिर बनाओ ऑब्जेक्टिव्स। I think let's take a break here for namaz and then let's come back, ठीक है। इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ कि किस तरीके से है। Let's take break for, बस just pray and let's come back and let's start again।